का यहाँ तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जनता मांगे जवाब के साथ हूं मैं एसपी त्रिपाठी। देखता हूं नित दिन मैं एक किसान को धूप में जलता हुआ, शिशिर में पिसता हुआ। वस्त्र हैं फटे हुए, पांव हैं जले हुए, खड़ी फसल जल रही, सूद ब्याज बढ़ रही, फटी विवाई कह रही दीनता की कहानी, शब्दों के अभाव में जो रह गई बेजुबानी। जी हाँ, शायद ये शब्द भी कम पड़ जाएं अपने खून पसीने की मेहनत से धरती का सीना चीरकर अन्न उगाने वाले माटी पुत्रों की दुर्दशा और व्यथा बयां करने के लिए। क्योंकि एक बार फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सूखे के सितम के सामने बेबस किसान सिसक रहा है। उसके सपने फिर बिखर रहे हैं, उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। दर्द है कि हर दिन बादलों के इंतजार में बढ़ता ही जा रहा है। अब तो कोयल की कूक में भी किसानों की पीड़ा सुनाई दे रही है। खेत खलिहानों में लहलहाती फसलों की बजाय सूखे पड़ का सन्नाटा गूंज रहा है। खेतों में उभरती बड़ी बड़ी दरारें किसानों के माथे पर चिंता के लकीरें बढ़ा रही हैं। लेकिन न तो खुदा सुन रहा है और न सरकारें रहम बख्श रही है, और न ही सूखे के संकट से निजात मिलने की उसे कोई आस नजर आ रही है। आज चर्चा सूखे से सदमे में आए किसानों पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर समेत मध्य प्रदेश के 7 शहर बनेंगे स्मार्ट सिटी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने लगाई मुहर, विपक्ष ने भी किया स्वागत। छत्तीसगढ़ के भी 2 शहर बनेंगे स्मार्ट सिटी। मोदी सरकार ने रायपुर, बिलासपुर पर लगाई मुहर, महापौर प्रमोद दुबे ने किया स्वागत। अलीराजपुर को सीएम शिवराज की 157 करोड़ की सौगात। नानपुर में बनेगा 50 बिस्तरों का अस्पताल। डाबड़ी में शहीद चंद्रशेखर आजाद सिंचाई योजना का किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश में हफ्ते में 5 दिन काम के प्रस्ताव पर बनी सहमति। सप्ताह में 10 घंटे के बजाय 3 घंटे ज्यादा काम पर तैयार हुए कर्मचारी संगठन। अगले कुछ दिनों में लागू हो जाएगी नई व्यवस्था। लोगों की सुविधा के लिए इंदौर, भोपाल में एक और आरटीओ दफ्तर खोलेगा परिवहन विभाग। 1 साल में कामकाज होगा शुरू, परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया ऐलान। नारायण त्रिपाठी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस नेता अजय सिंह पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की कलह से हो गया था परेशान। बेतहाशा जंगलों की कटाई से बढ़ रही है महंगाई। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का बयान, मिड डे मील में बच्चों को अंडा देने को भी बताया गलत। सूखे की मार झेल रहे किसानों का रायपुर में फूटा गुस्सा। कांग्रेस की अगुवाई में किया प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई धूमाधक्की, किसानों पर चले आंसू गैस के गोले। छत्तीसगढ़ में सड़कों की जर्जर हालत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रमन सरकार को फटकारा, कहा जब खराब होंगी सड़कें तो कैसे वसूलोगे टैक्स। और प्रमोशन नहीं मिलने से नाराज छत्तीसगढ़ के आईएफएस अफसर अनूप भल्ला ने केंद्र को लिखा पत्र। राज्य सरकार पर पदोन्नति में भेदभाव का लगाया आरोप, कहा 19 महीने से हूं तनाव में। This program is sponsored by CXCT. एक तरफ देश के कई हिस्सों में बारिश ने तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कुछ जिलों और धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिले सूखे की पीड़ा झेल रहे हैं। कम बारिश के चलते छत्तीसगढ़ की धरती फटने लगी है और किसानों का दिल बैठा जा रहा है।
खेतों की चौड़ी दरारें मानसून के दगाबाजी की कहानी बता रही हैं। राज्य में 80% किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, इसलिए उनके रातों की नींद हराम हो गई है और वो रात दिन मेघा के मेहरबान होने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सावन के महीने में जेठ की तरह तेज धूप पड़ने के कारण खेतों में नमी भी नहीं रही। ऐसे में उसकी खामोशी अब सवाल कर रही है सरकार से और हर एक जिम्मेदार से। तो छत्तीसगढ़ में जून और जुलाई का पूरा महीना कम बारिश के चलते सूखे में निकल गया और अगस्त भी बीतने को है, लेकिन बादल बरसने का नाम नहीं ले रहे। तो वहीं किसानों की चौपट होती फसलें कृषि विभाग के नाकामयाबी की कहानी भी बयां कर रही है, क्योंकि बारिश के मौसम से पहले ही हर साल कृषि विभाग को अलर्ट रहने का बाकायदा आदेश दिए जाते हैं। इसके बाद भी कृषि विभाग अलर्ट रहने के बजाय पारंपरिक कागजी रिपोर्ट बनाने तक ही सीमित रहा है। ऐसे में अब किसानों के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। प्यासे खेत खलियान, पानी को तरस रहे बांध और सावन में पहली बार पानी को लेकर घमासान। जी हां, आक्रोश और आंदोलन की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है, जहां बारिश की आस में अब तक आसमान की ओर टकटकी लगाए किसान पूरी तरह से नाउम्मीद होने के बाद गुरुवार को गंगरेल डैम से पानी छोड़ने की मांग को लेकर 10,000 किसान एक साथ सड़कों पर उतर आए और मांग से शुरू हुआ सिलसिला आंदोलन तक जा पहुंचा, जहां पहले से ही भारी तादाद में मौजूद पुलिस बल ने किसानों को काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और फिर लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसमें कई किसानों को चोटें भी आई हैं। लेकिन आंदोलनकारी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब अवनपुर और कुरूद के बीच नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल 27 जिलों वाले छत्तीसगढ़ की 79 तहसीलों में इस साल औसत से 60% कम बारिश होने के चलते सूखे का संकट पैदा हो गया है। रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बालोदाबाजार, बालोद और राजनांदगांव जिलों में खेती पूरी तरह से चौपट हो गई है। 2 बार धान बोने के बावजूद फसल 6 अंगुल से ज्यादा नहीं बढ़ पाई। पानी की कमी के चलते बियासी नहीं हुई, जिससे धान की जगह खरपतवार की बाढ़ आ गई। धान की खेती की उम्मीदें जमींदोज हो गई। सूखे खेतों में दरारें पड़ चुकी, हरी दिखने वाली फसलें सूखकर पीली पड़ गई। ये सब देखकर किसान पूरी तरह टूटता जा रहा है और खेतों की प्यास बुझाने वाले पानी की मांग को लेकर आंदोलन पर उतारू हो गया है। एक और छत्तीसगढ़ में सूखे के हालात ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बालाघाट, उमरिया, धार, शहडोल, अनूपपुर और बड़वानी भी ऐसे ही जिले हैं, जहां सूखे की आशंका किसानों को सता रही है, क्योंकि यहां इस साल सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं सूखे के मारे किसानों को लेकर अब सियासत भी उबाल मारने लगी है। विपक्ष किसानों की इस हालत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं सरकार और उसके मंत्री किसानों की हर संभव मदद करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड में दोनों जगह इस समय जबरदस्त सूखे की चपेट में आ गए और इसके बाद भी राज्य सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बड़े बड़े ढिंडोरे पीटती है राज्य सरकार और मुख्यमंत्री, लेकिन जहां वाकई में लोगों की मदद करनी चाहिए वहां मदद के लिए आगे नहीं आते। हमारा जो खरीफ का जो लक्ष्य था 125 लाख हेक्टेयर का बोनी का, उसमें हम 101 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने पाए थे पिछले सप्ताह। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश कम हुई है और उसका आकलन अभी हमारी सवेरे मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी और उस पर आकलन करा रहे हैं कि कौन कौन जिले हैं जहां बारिश कम हुआ है और वहां के लिए केंद्र सरकार से हम लोग मदद मांगे। कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश, कभी ओलावृष्टि तो कभी सिस्टम की लापरवाही। किसानों की मेहनत पर हर बार पानी फेरती आई है। चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन हर बार खामियाजा धरती का सीना चीरकर अन्न उगाने वाले माटी पुत्र को ही भुगतना पड़ता है। जबकि हर सरकार किसान हितैषी होने का दम भरती है,
किसान और कृषि के लिए सबसे ज्यादा बजट दिया जाता है, कई नीतियां बनाई जाती हैं और फिर मुआवजे का मरहम भी। लेकिन सवाल तो यही है कि क्यों सरकारें सूखे से निपटने के लिए तत्पर नजर नहीं आती? क्यों सूखे के लिए कोई ठोस नीति या तैयारी पहले से तैयार नहीं की जाती? और क्या इस बार सरकार सूखे से निपटने में कामयाब होगी या फिर उसके दावे हर बार की तरह खोखले साबित हों? तो जब सूखे की मार से कराहने लगे किसान, शासन प्रशासन के तमाम दावे वादे फिर न आए काम और माटी पुत्र पर पड़ने लगे सूदखोरों की मार, तो सवाल उठते हैं। सूखे से निपटने के लिए कितनी तैयार हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सरकारें? केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही राहत पैकेज का ऐलान? क्या पारंपरिक तकनीक में है बदलाव की दरकार? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान। सबसे पहले शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं शिव कुमार शर्मा जी, किसान नेता हैं। शिव शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद है राजेश सरेठिया, वरिष्ठ पत्रकार। सरेठिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तिवारी जी हमारा आपसे ही है, किसान पुत्र की सरकार में किसान करा रहा है और रहा इसके अलावा केंद्र से पिछली बार जो ओला से पीड़ित हुए थे किसान, उनके लिए बताया गया था कि केंद्र से विशेष पैकेज मिल रहा है। अभी तक कई जगह मुआवजा नहीं मिला है और न ही केंद्र सरकार कुछ ऐसा ऐलान कर रही है। मेरा इस मामले में विनती पूर्वक निवेदन है कि ये प्राकृतिक आपदा है जी। और पिछले समय मैं ही काम नहीं कर रहा हूँ, आप सब भी काम कर रहे हो जी। पिछले समय आपने देखा होगा कि केंद्र में दूसरी सरकार भी रही, तब भी प्रदेश की सरकार ने, आपने किसान पुत्र का माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद, तब भी प्रदेश की सरकार ने अपने ही दम पे अपने संसाधनों से विकास के कार्यों को भी अगर थोड़ी पीछे करना पड़ा, उन्हें भी कर करके और किसान को जो संभव मदद पहुंचा सके पहुंचाने की कोशिश की। आज जो ये नई विकट परिस्थिति हम सबके सामने उपस्थित है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने कहीं न कहीं परेशान मन को इस चर्चा के माध्यम से शब्द दिए हैं। आपको मैं बीजेपी के विधायक के नाते, कार्यकर्ता के नाते इतने ही कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पबद्ध हैं, किसान के पीछे खड़े हैं और किसी भी प्राकृतिक आपत्ति में किसी भी तरह की कोताही सरकार के माध्यम से किसानों को राहत पहुंचाने में, उनको फिर से खड़ा करने में नहीं होगी। और रही केंद्र सरकार के पैकेज की बात, तो केंद्र सरकार के पैकेज की भी मांग निश्चित रूप से राज्य सरकार की ओर से होगी। उसके लिए थोड़ी सा उसकी जो काम करने का तरीका है वो लेंदी है। केंद्र की टीम आएगी, वो सर्वे करेगी, बिल्कुल और फिर उसके बाद वो सारा होगा। तिवारी जी, इसके पहले जब यूपीए की सरकार थी तो मुख्यमंत्री जी धरने पे बैठ जाते थे, हमें इतना पैकेज चाहिए, नहीं मिला, कोई भी इस तरह की परेशानी होती है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ, ओला पीड़ित अभी जो परेशान हुए थे किसान, शर्मा जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे कितने प्रतिशत ओला पीड़ित किसान परेशान हुए हैं, उसके लिए कोई पैकेज नहीं मिला, फिर भी आपके राज्य सरकार की तरफ से कोई आवाज नहीं उठाई गई। मेरा ये कहना है कि केंद्र के पैकेज की दृष्टि से जो आपने अनशन की चर्चा करी, अच्छी बात है कि आपने उस जागरूकता की भी चर्चा करी माननीय मुख्यमंत्री जी के। उस समय ये स्थिति थी कि केंद्र सरकार से जाने बजाने, गाहे बगाहे कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थिति बनती थी। विपक्ष की सरकार थी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, और इस नाते एक मन में शंका रहती थी। और इतनी विपत्तियां बढ़ी हैं पिछले 5-7 वर्षों में प्रदेश के किसान पर कि आए दिन कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा, कभी इल्ली, इन तमाम बातों से राज्य की सरकार ने जो आर्थिक स्थिति अपने खजाने से थी उसने किया, उसकी अपेक्षा रहती थी। और कई बार इसलिए वो धरने पर भी बैठे। वर्तमान समय पे दिल्ली की सरकार जो है माननीय मोदी जी की, उसके लिए शिवराज सिंह जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के, देश के किसी भी मुख्यमंत्री को किसान की भलाई के लिए धरने में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़े।
सब अपने आप, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अपने आप पैकेज दे देंगे। निश्चित रूप से देश के, प्रदेश की तो बात ही कर रहा हूँ, प्रदेश की किसी भी कोने में किसान के साथ किसी भी तरह की समस्या और पीड़ा होगी, उसमें केंद्र की सरकार उसके साथ खड़ी है। और उसके लिए प्रदेश की सरकार ने भी पिछले समय, आपकी जानकारी में भी है कि विकास के कार्यों के बजट से कटौती करके भी और ओला पीड़ितों को राहत वितरण करी हो। मैं आपकी बात का जवाब या आपको निरुत्तर नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कुछ जगह होगी। तिवारी जी, हम एक ही सवाल में आपका पूरा उत्तर नहीं चाहते, हम आपके पास फिर भी आएंगे। हम शर्मा जी से पूछ लेते हैं कि कितना किसानों को राहत मिली है पिछली बार, शर्मा जी, और अब जो सूखा से प्रभावित जो किसान हैं, क्या उनको राहत मिल पाएगी, आपको लगता है? त्रिपाठी जी, बहुत बड़ा प्रश्न है, समय कम है जी। 3 वर्षों से किसानों को खूब वादे मिले हैं, खूब घोषणाएं मिली हैं, खूब आश्वासन मिले। 2013 का बीमा की राशि आज तक प्राप्त नहीं हुई है। हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच ने 14,000 करोड़ का आदेश किया है, सरकार पर कंडेम भी लग चुका है, पर सरकार ने 2013 का नहीं दिया पैसा। 2013 के सर्वे का पैसा नहीं मिला। 2014 का पैसा के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है, वो पैसा नहीं मिला। ये तो बीमा किसान का अपना राइट है। फसल भुगतान करना, हर्जाना करना, ये तो एक सरकार का अलग काम है, मगर जो किसान को मिलना चाहिए, जिसने किसान ने पैसा दिया है, उसका प्रीमियम कटा है, तो 13 का नहीं मिला, हाई कोर्ट लंबे थे। 14 का नहीं मिला, हाई कोर्ट लंबे थे। 15 का मिलने कोई कारण नहीं है। सरकार ने, सीएम साहब ने घोषणा की थी कि 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है पिछले बार ओला पाला में। अधिकारियों ने कहा कि 1,200 करोड़ का हुआ है। मैं भी यहीं आया था तो मैंने कहा कि 4,000 करोड़ का हुआ है, परंतु भुगतान किसान को कुछ नहीं मिला जी। महज 50-60 करोड़ रुपए का भुगतान कहीं कहीं पर हुआ है। तो स्थिति केवल घोषणाएं हैं। और जहां तक सवाल कृषि विभाग का है, तो ये डिपार्टमेंट को बिल्कुल सरकार को बंद कर देना चाहिए। इससे किसान को घाटा है, फायदा नहीं है। आज जो जहां जहां थोड़ा बहुत सोयाबीन और मूंग की फसल पैदा हुई है, उसमें पीला मोजाइक नाम का एक बीमारी लगी है, तो पौधा पूरा पीला हो रहा है। और कहीं कहीं अफलन, जिसमें कि सोयाबीन की हाइट बढ़ गई है 3 फीट की, परंतु एक भी फली का दाना नहीं लगा है। इन दोनों का कोई भी सर्वे नहीं है एग्रीकल्चर के पास में, ना पहले था, ना अभी है, ना कोई निदान है। केवल ये कह दिया कि साहब ये सफेद मक्खी के कारण ये बीमारी फैलती है। जहां पानी नहीं गिरा है वहां बिजली नहीं मिल रही है। बिजली मिलती तो किसान अपनी फसल को बचा लेता, तो बिजली की हालत भी बहुत बेकार है। इस प्रकार से हमें अभी तक इन 4 वर्षों में केवल और केवल आश्वासन मिले हैं, बीमा का भुगतान नहीं मिला है, जो फसल की नुकसान होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, आश्वासनों के सहारे। अब चूंकि किसान भावना शून्य हो गया है, अब उसे पता है कि इस बार भी हमें शर्मा जी, हमारा यहाँ एक आपसे ये सवाल है जी। जैसा तिवारी जी ने कहा, निवेदन किया उन्होंने कि ये प्राकृतिक आपदा है। अब किसानों पे लगातार 2 साल से प्राकृतिक आपदा जाती लगातार पड़ती जा रही है। ऐसे में किस हद तक सरकार पैसा कहां से लाए, कैसे सपोर्ट करे, कैसे किसानों को उनके दर्द को बांटे? देखिए त्रिपाठी जी, जो मैंने निवेदन किया कि हम 3 साल से तो बांट नहीं पाए जी, ये हमारी कार्य प्रणाली पर प्रश्न खड़ा होती है कि विगत 3 सालों में नहीं बांट पाए। प्राकृतिक आपदा किसी के बस की नहीं है, ये प्राकृतिक होती है, ठीक बात है, मगर सरकार का ये दायित्व है कि अविलंब उसका सर्वे कराए और हर किसान तक मुआवजा राशि पहुंची है कि नहीं पहुंची है, उसकी सरकार को चिंता करना चाहिए। इसी चरण में जब वो यात्रा निकली थी किसानों की, उसमें भी ये बात आई थी कि हम इस यात्रा से किसानों को क्या लाभ होगा। उन्होंने कहा था कि हम भुगतान करेंगे, मुआवजा देंगे, सर्वे करेंगे, रेवेन्यू के रिकॉर्ड दुरुस्त करेंगे, मगर पूरी यात्रा में केवल मंडी का पैसा खर्च हुआ, जो किसानों के वसूला गया पैसा है, और कहीं भी उस यात्रा से किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। तो हम केवल ड्रामाबाजी कर रहे हैं, किसान दिवस मनाएं, किसान की यात्रा निकालें, किसानों के बारे में जितनी नौटंकियां हो सकती हैं वो करें, तो इससे किसान को लाभ नहीं होने वाला। किसान को हकीकत में लाभ कैसे पहुंचे,
इस पर सरकार को गंभीरता से चिंता करना चाहिए, कृषि विभाग को करना चाहिए, रेवेन्यू विभाग को करना चाहिए। सरकार को अविलंब एक पैकेज की घोषणा करना चाहिए और इमीडिएट पैकेज की घोषणा करके जहां सूखा हुआ है उसका सर्वे कराकर किसान को राहत राशि बांटना चाहिए। बिल्कुल शर्मा जी, हम आपके पास आएंगे और आप ही से पूछेंगे कि आखिर जब सरकार के पास एक सीमित दायरे में सीमित पैसा है, केंद्र सरकार को पूरा देश चलाना है, उसके पास सीमित पैसा है, तो किस तरह के किसानों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाया जा सकता है, ये स्कीम हम आप ही से पूछेंगे। राजेश जी हमारे साथ हैं, विशेष टिप्पणी। राजेश जी, आपने शर्मा जी के भी अपनी दलील सुनी, आपने तिवारी जी का भी एक उत्तर सुना, आपका इस पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या मत है? देखिए, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश में इन सब तमाम विपरीत हालात के बावजूद, तमाम नैसर्गिक जो प्रकोप पड़े हैं, कुदरती प्रकोप, इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि बहुत बर्बादी तबाही हुई है, दूसरी तरफ हम मध्य प्रदेश जो है लगातार देश में कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है वो 24% पहुँच गई है, सिंचाई की सुविधाएँ भी बढ़ गई हैं। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि इस सब चीज़ों के बीच में किसान परेशान है अलग है, लेकिन हमें इस प्रदेश के किसान को धन्यवाद देना चाहिए जो तमाम विपरीत हालात के बावजूद मध्य प्रदेश को सिरमौर बनाए हुए हैं। तो ये जो है, ये कोई कृषि विभाग नहीं कर रहा है। मैं शर्मा जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि कृषि विभाग का उसमें कोई योगदान नहीं है, सारा योगदान किसानों की अपनी कर्मठता का है कि तमाम विपरीत हालात के बावजूद वो कर रहे हैं। और सरकार से भी जो मदद मिल पा रही है वो अपनी जगह है, लेकिन ये एक बात बिल्कुल तय है कि जब से दिल्ली में बीजेपी की जो सरकार आई है, मोदी जी की सरकार, तब से मध्य प्रदेश के किसानों पर थोड़ी सी तंगदिली दिख रही है। और इसके कारण, उस तंगदिली के कारण जो है, जो चीजें उनको तक पहुंचना चाहिए वो नहीं हुई। राजेश जी, आप विशेष टिप्पणी के लिए हैं, आप जो किसी के पक्ष में आपकी टिप्पणी नहीं होगी, मैं वो जानना चाहता हूं कि अभी पिछली बार जो किसानों पे आपत्ति आई थी, दावा जो मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जो राहत राशि मांगी थी, क्या वो मिली है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि तंग दिल जो है, जो दिल्ली की सरकार है, वो क्या है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली की सरकार के कामकाज के उनके तौर तरीकों में ही क्लैरिटी नहीं है और स्पष्टता नहीं होने के कारण अकेला मध्य प्रदेश ही नहीं, सारे राज्य वो है, उनके जो अपने उनके खुद के दिल्ली के जो भारत सरकार के विभाग हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, भ्रम के हालात हैं। और पैसा जो निकलना चाहिए सरकार जो लोक कल्याण के कार्यों के लिए, वो नहीं आ पा रहा है। उसमें कृषि भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें मांग होती है, तो पैसे का रोटेशन ही बंद हो गया है। जो मध्य प्रदेश और भारत में जो एकदम जो हालात, लिक्विडिटी का क्राइसिस खड़ा हो रहा है और जिससे हर वर्ग प्रभावित होगा। लेकिन भारत हो या मध्य प्रदेश की, तो कृषि उत्पादन जीडीपी में अभी भी 65% योगदान मध्य प्रदेश में कृषि का होता है। तो हम कृषि के सेक्टर को इस तरह से अछूता और अनदेखा नहीं छोड़ सकते हैं। किसान अभी अपनी हिम्मत लगा रहा है। अब देखिए, अभी जो हालात हैं, ये अगले 3-4 दिन ही, यानी जो मौसम विभाग और सारी चीजें बता रहा है, उसमें एक साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि अगले 4-5 दिन ही निर्णायक हैं। अगर इस दौर में पानी मिल गया, जिसमें 4-5 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश है, जिसमें कि बिंद और आपका बुंदेलखंड भी आता है, वहां पर अगर इससे कुछ स्थिति संभरेगी तो सिर्फ इतना होगा कि खरीफ की फसल आपकी ठीक ठाक हो जाएगी। लेकिन वो भी आपके कृषि मंत्री अभी बता रहे थे कि 125 लाख हेक्टेयर की जगह जो है 101 लाख हेक्टेयर में ही खरीफ की हुई है। आपने कृषि मंत्री की बात कही, रबी में त्रिपाठी जी सबसे बड़ा संकट रबी की फसल पर आने वाला है, क्योंकि तब आपके पास एक आध पानी देने के बाद, 2 पानी देने के बाद आपके बांधों में पानी नहीं होगा। क्योंकि आज आप मध्य प्रदेश के जो 18-20 बड़े बांध हैं उनका देख लें आप हालात, तो सब में 3-4, मैंने इंदिरा सागर को छोड़ दीजिए और बरगी में 2-2.5 मीटर का कमी है, लेकिन बाकी सारे बांधों में 4-4, 5-5, 6-6 मीटर जो है अभी खाली रहेंगे। गांधी सागर डैम जो है, गोपी कृष्ण सागर 2/3 भी नहीं भरे हैं राजेश। नहीं, हाँ नहीं, 2/3 बिल्कुल। बाण सागर सब जगह बहुत खराब स्थिति है। और बुंदेलखंड में तो मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी खराब स्थिति के जो एक नेचुरल फ्लो होता है वो फ्लो तक नहीं है आज नदियों में। राजेश थोड़ा आपको रोकूंगा। आपने जो कृषि मंत्री की बात कही है, तो हमारे बालाघाट रिपोर्टर शशांक मोहले ने हमारे कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन से 3 सवाल किए हैं। वो 3 सवाल कौन से हम आपको सुनाते हैं, जिसमें हमारे रिपोर्टर का पहला सवाल ये था कि मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कितनी तैयार है सरकार, और आपके अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिले में सूखे के आसार हैं। हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री।
51 जिलों में से 11-12 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में आज की स्थिति में औसत रेनफॉल जो होता है उससे कम पानी गिरा है। उसमें हमारा अपना बालाघाट जिला भी है, नरसिंहपुर जिला है और कुछ अन्य जिले भी, सिवनी भी है। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो जो हमारा जो पेडी जोन को छोड़कर जहाँ पे सोयाबीन लगी है अथवा मक्का लगा है अथवा हमारी तिलहन की फसलें जिन क्षेत्रों में बोई गई हैं, तिल है, राम तिल है, इन क्षेत्रों में हम बुंदेलखंड को छोड़ दें तो जो स्थिति वर्षा से संतोषजनक है। मालवा में विशेष तौर से इंदौर और उज्जैन संभाग में तो पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा पानी गिरा है। तो अब हम दिखाते हैं आपको हमारे रिपोर्टर ने जो दूसरा सवाल किया है उसमें क्या कहते हैं। क्या केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है आपने? आइए सुनाते हैं फिर क्या कह रहे हैं मंत्री। तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जैसे कि हमारे अपने बालाघाट जिले में कटंगी और खैलानी क्षेत्र में कुछ किसानों की रोपाई नहीं हो सकी, लेकिन वो प्रतिशत 5% से अधिक नहीं उन ब्लॉकों का। तो यदि आज से यदि रेंज ठीक आते हैं तो फसलें आ जाएगी, लेकिन कुछ जगह पे पानी कम गिरने का नुकसान भी हुआ है, कुछ जगह पे ज़्यादा पानी का नुकसान हुआ है। तो एक सप्ताह के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होगी और तहसीलवार समीक्षा की जाएगी। जिन तहसीलों में फसलों को नुकसान हुआ है उसके संदर्भ में रिपोर्ट तैयार की जा रही है और रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी। तो राजेश जी, आपने देखा तीसरा और सवाल उनसे क्या किया है वो जान लेते हैं कि किसानों की अभी भी शिकायत है कि ओलावृष्टि में खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिला है। देखिए क्या कहते हैं मंत्री। 100 करोड़ रुपए से अधिक जो ओलावृष्टि से नुकसान हो उसका मुआवजा किसानों को दिया गया और इसके पूर्व जो हमारी सोयाबीन की फसल नष्ट हुई थी 12-13 की, उसका भी लगभग 2200 करोड़ रुपया हमने एक क्लेम किसानों को दिया है। अब ये स्थिति होती है कि एक ऐसा इशू है जिसमें हम सभी को संतुष्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन सरकार ने भरपूर सहायता दी और आरबीसी 6.4 के प्रावधानों को रिवाइज भी किया और अब तो भारत सरकार ने भी जो 50% से अधिक की नुकसानी को आरबीसी के श्रेणी में रखा था उसको और बढ़ा करके 33% तक को सम्मिलित कर लिया है। तो अब राज्य के ऊपर भार कम आएगा और केंद्र ने जो नुकसानी का जो प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का जो था मानदंड उसको भी बढ़ाया। तो मैं समझता हूँ कि प्राकृतिक आपदा आने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों के साथ है। हम किसी भी परिस्थिति में अपने किसान को। तो राजेश जी, आपने सुना मंत्री जी ने तीनों हमारे सवालों का क्या उत्तर दिया। हम आपके पास आएंगे और जो शर्मा जी ने कहा है, मंत्री जी ने कहा 100 करोड़ से ज्यादा राशि बांटी गई है, सबको संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, उसका सवाल भी हम शर्मा जी से लेंगे। लेकिन तिवारी जी, हमारा सवाल है, आपने खुद सुना हमारे तीनों सवालों के मंत्री जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, आपके सरकार के मंत्री किस तरह से उत्तर दे रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर मुझे नहीं लगता कोई किसान संतुष्ट होगा। नहीं, मैं भी उनका उत्तर किसी को न पसंद आए। और देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि 2200 करोड़ रुपए सोयाबीन का मुआवजा बटा, 57 करोड़ रुपए अभी ओलावृष्टि का मुआवजा बटा और इसके बावजूद अभी सर्वे की स्थिति राज्य सरकार की तहसीलवार जो चल रही है जी। अभी कृषि मंत्री जी ने कहा कि सर्वे आ जाए 1 हफ्ते के अंदर। अभी आदरणीय हमारे सिरोटे जी ने भी कहा कि अगले 2-4-6 दिन बहुत नाजुक है मेघ के लिए और बादल के लिए, बरसात के लिए, खेत के लिए। अगर अगले 4-6 दिन में प्रभु की कृपा नहीं होती है तो निश्चित यह संकट गहराएगा और इसकी तहसीलवार रिपोर्ट मंगा करके और केंद्र के सरकार के समक्ष जो गाइडलाइंस हैं
उस हिसाब से अपने को प्रस्तुत करने का उन्होंने आपको वायदा किया है। मैं आपसे एक बात, माननीय शर्मा जी की बात बहुत अच्छी लगी मुझे जी। ये जो बीमा की बात आई जी। जिस तरह अभी आपने कहा कि शिवराज सिंह जी धरने में बैठ जाते थे जी। बीमा जो है ये केंद्र की सरकार ने लागू किया था जी। और इस बीमे को माननीय शर्मा जी मुझसे ज्यादा अच्छे समझ रहे हैं, उनका किसानों के बीच में काम है, मेरे बगल में वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे, आप भी हैं। यह बीमा इस ढंग से किया गया था कि जो बीमा था सिर्फ बीमा कंपनियों के लिए किया गया, उसमें इस ढंग की शर्तें और इस ढंग का गिव एंड टेक था कि जब जितना वो पाएंगे उसके भीतर ही मुआवजा बांटेंगे, किसान का पैसा ही किसान को लौटाएंगे। और दूसरा, जिस तरह कांग्रेस के रिज्यूम में था कि जब पूरे जिले में सूखा आवे, पूरे तहसील में इतने प्रतिशत आवे और तभी वो उसे सूखा या अतिवृष्टि मानते थे, जबकि आज हम खेत खलिहान को मानते हैं। और इस नाते मेरा ये निवेदन है कि बीमा के मामले में माननीय शर्मा जी का कथन बहुत सही है कि वो तो सिर्फ एकदम ठगने की बात रही। तिवारी जी हम थोड़ा सा रोकेंगे। तिवारी जी एक मिनट, हम आपको इसलिए रोक रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति जिस तरह से भयावह हो चुकी है, हमारे साथ वहां के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी है हमारे साथ फोन लाइन में। बृजमोहन जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? जी जी सुन रहा हूँ, नमस्कार जी। वहां मध्य प्रदेश में भी स्थिति खराब है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी विकराल स्थिति हो चुकी है। खुद हमारी चर्चा हुई थी, आपने कहा था कि काफी जिले आपके सूखा से प्रभावित है। आज कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, उनका कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या सरकार उनके लिए कोई उपाय सोच रही है? देखिए, अभी कोई भयावह स्थिति जैसी बात नहीं है। अभी अगर अगले 5-7 दिनों में पानी नहीं गिरता है तो हमारे कुछ तहसीलों में, लगभग 27 तहसीलों में ये परेशानी खड़ी हो सकती है और सरकार ने उसके लिए कॉन्टीजेंसी प्लान बनाए हैं। हमने लगभग 16 हमारे बांधों से फसल को बचाने के लिए पानी छोड़ना प्रारंभ कर दिया है। पंप्स के हम नए कनेक्शन दे रहे हैं, 24 आवर्स बिजली दे रहे हैं और हमने कॉन्टीजेंसी प्लान भी बनाकर रखा है कि अगर कोई भी सहायता की आवश्यकता होगी तो हम सहायता देंगे। कांग्रेस का आरोप है कि ये सब जो आप घोषणा कर रहे हैं कागजों तक सीमित है, धरातल में नहीं है कुछ। ऐसा बोलने से कुछ की पैदा ही नहीं हुई है वर्तमान में, और शासन पूरी तरह लगातार सभी संभागों में स्टेट लेवल पर लगातार उसके लिए कॉन्टीजेंसी प्लान बना लिए गए हैं और जो भी आवश्यकता होगी शासन पूरी तरह उसके लिए करेगा। जी बृजमोहन जी, आप हमारे साथ थोड़ा सा बने रहिएगा। हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा जी भी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, जो फोन लाइन में है। सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अभी हमारे साथ बृजमोहन जी है, मंत्री। उन्होंने कहा है कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें पूरी तरह से सरकार व्यवस्था कर रही है और उन्होंने कई तरह की योजनाएं बनाई। 12-16 बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है और अभी भयावह स्थिति ऐसी नहीं बनी है। आपका क्या कहना है? देखिए, बृजमोहन जी के लिए भयावह न हो स्थिति, लेकिन किसानों के लिए बड़ी पीड़ादायक भयावह स्थिति बन चुकी है। यहाँ जिला उपभोक्ता समिति में भी ये मसला उठाया था। किसान को आज पानी चाहिए, आज उसकी फसल को जिंदा रखना है। किसान का सब कुछ लूट जाएगा, उसके बाद पानी का करेंगे क्या? और इसलिए हर हालत में, हर परिस्थितियों में किसान को तुरंत पानी दिया जाए, ये किसानों की बात ये हम सबने रखी है। और जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ है ये भी एक मैं इसे उचित नहीं मानता। इस तरह से किसानों पर अत्याचार है और इसकी हम और निंदा करते हैं। जी सत्यनारायण जी, आप हमारे साथ रहेगा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर सीधे बृजमोहन जी से ले लेता हूं। बृजमोहन जी, सत्यनारायण जी का आरोप है कि जो लाठीचार्ज हुआ है, किसानों पे जो चक्का जाम किया है, उस पे कई किसान भी थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज। दूसरा, अगर पानी तुरंत नहीं दिया गया तब तक फसल बर्बाद हो जाएगी, बाद में पानी दिया जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। जहाँ जहाँ पर बांधों में पानी है वहाँ सभी स्थानों पर पानी छोड़ दिया गया है। हमारे रायपुर संभाग में प्रमुख बांध गंगरेल डैम है, उसमें पर्याप्त पानी नहीं है। उससे लगभग 10 से ज्यादा शहरों के लिए पीने का पानी और निस्तारी का पानी दिया जाता है और इससे वहां से पानी छोड़ा जाना
ये सत्यनारायण जी भी जानते हैं, धनेंद्र साहू जी भी जानते हैं। अगर आज छोड़ दिया जाएगा तो आने वाले समय पे लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा। इसलिए पानी जब तक वहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तब तक पानी छोड़ना संभव नहीं है। और कांग्रेस उसमें राजनीति कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। जब उनको मालूम है कि आने वाले हमें 6 महीने और गुजारने हैं तो उन 6 महीनों के बारे में भी हम चिंता करनी होगी। जी, क्या केंद्र सरकार से आपने कुछ विशेष पैकेज की मांग की है या करेंगे? नहीं, हमने अभी किस चीज का पैकेज, अभी तो कोई स्थिति ऐसी है ही नहीं। जिस दिन आवश्यकता होगी सरकार पूरी तरह सजग है किसानों के लिए और पूरी हम सहायता उपलब्ध करवाएंगे। आज की परिस्थिति में कोई भयावह नहीं है और भयावह हमको बोलना भी नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि पर्याप्त पानी गिरे और हमारे किसानों में खुशहाली आए। जी ब्रिजमोहन जी, हमारे साथ राजेश सिरोठिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। राजेश जी, बहुत संक्षेप में। ब्रिजमोहन जी, जब जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि वहाँ स्थिति भयावह नहीं है, लेकिन ये बात तो मौसम वैज्ञानिक भी सब लोग बोल चुके हैं कि आने वाले 4-5 दिनों में जो सिस्टम अभी बना है उड़ीसा के तट पर, उसके अलावा अब कोई संभावना दिख नहीं रही पानी की। तो आपका जो कंटिजेंसी प्लान है उसको आप किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे? देखिए, कॉन्टीजेंसी प्लान हमने बनाकर रखा है। कॉन्टीजेंसी प्लान में आज की तारीख में हमारी फसलें सब हरी हैं। अगले 5-7 दिनों में पानी नहीं गिरेगा तो स्थिति बिगड़ेगी। 50% हिस्सा हमारा सिंचाई से उपलब्ध है, पंप से के माध्यम से, तो 50% फसल तो पूरी तरह सुरक्षित है। और 50 फसल में भी जहां जहां पर डैम से पानी की आवश्यकता है वहां पर हम डैम से पानी छोड़ रहे हैं। लगभग 16 डैम से हमने पानी छोड़ना शुरू किया है और वर्तमान में लगभग हम 5 लाख से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी वर्तमान में हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और कॉन्टीजेंसी प्लान में कि सितंबर में जिन फसलों को बोया जा सकता है उनके लिए हम बीज की व्यवस्था कर रहे हैं। जहां पर और कोई सहायता रोजगार गारंटी के तहत काम देने की आवश्यकता पड़ेगी तो उनके लिए कामों का सैंक्शन कर रहे हैं। जहां पर चारे के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए रोजगार गारंटी के तहत, और जितनी पड़त भूमि है, जितनी चरागान भूमि है, जितने विरल वन है, वहां पर चारागान बोने के लिए कहा गया है। तो कॉन्टीजेंसी प्लान के रूप में हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम पूरे युद्ध स्तर पर किसानों के लिए अपनी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। जी ब्रिजमोहन जी, वैसे आवश्यकता पड़ेगी नहीं, पड़ गई है लगभग। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो उत्तर दिया है मैं सत्यनारायण जी से उसका प्रतिक्रिया जान लेता हूँ। ब्रिजमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सत्यनारायण जी, आपने अभी ब्रिजमोहन जी कृषि मंत्री अपना जो आपने सवाल किया था उसका उत्तर दे रहे थे। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके उत्तरों से? दरअसल किसानों को जरूरत पानी की आज है जी, और सब तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। जब समय पर किसानों को पानी नहीं मिलेगा जी, फिर बाद में पानी का करेंगे क्या? सवाल इस बात का उठता है, किसानों की जिंदगी का सवाल है, उनकी जीवन भर की खुशहाली कमाई का सवाल है। सरकार इस बात को नहीं समझ पा रही है। और गंगरेल में दुधावा से पानी छोड़ा जा सकता है बाद में, और डेड वाटर जो है उसको भी उपयोग में लाया जा सकता है पानी पीने के पानी के लिए। ये सब गंभीरता से सोचना चाहिए। और अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है जो सही जानकारियां नहीं दे करके एक तरह से कर रहे हैं। अब इतना ही कहना चाहेंगे, किसानों की पीड़ा को अगर आज नहीं समझा गया कब समझा जाएगा? बिल्कुल सही सत्यनारायण जी, आपने सही कहा कि अगर 4 दिन 6 दिन और उनको पानी फसल को नहीं मिलता है तो धान का कटोरा जो छत्तीसगढ़ है उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी। जी तिवारी जी, आप अपना उत्तर दे रहे थे। कह रहा था कि बीमा वाली बात माननीय शर्मा जी ने कही है जी, उनका अपना चिंतन है, संघर्ष है। उनकी बात को मैं यहाँ से जोड़ रहा था कि ये पहले की केंद्र की सरकार का बनाया हुआ बीमा था जो किसान के लिए नहीं, बीमा कंपनियों के लिए था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहली बार और उस बीमा को वास्तविक रूप से जिस किसान का नुकसान हो उसको कुछ लाभ हम पहुंचा सकें, कृषक कल्याण आयोग बनाने का काम पहली बार प्रदेश के अंदर हुआ है। और इसके साथ ही साथ बीमा के लिए भी एक कमेटी बना करके कृषक कल्याण का बजट बना करके और एक इस तरीके से कि बीमा सिर्फ बीमा न रह जाए, लोगों को भरपाई। तिवारी जी, कितने भी आयोग बना ले, कितना भी आप अलग से बोले बजट का प्रावधान, ये कह सकते, लेकिन जब तक उस किसान को जो उसने खर्च कर दिया है उस जमीन पे उससे उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता किसान के जख्मों पे मरहम लग पाएगा। जी,
बिना महतारी के परसे और बिना दयु के बरसे, जो ईश्वर की बरसात और महतारी का बरसा हुआ भोजन है, उसकी पूर्ति कोई नहीं करता। नहीं, यहाँ तो माँ बाप सरकार है आपकी, केंद्र में भी आपकी, राज्य में भी आपकी। नहीं, सरकार तो है, पर प्राकृतिक आपत्ति को आप नहीं मानते। और यदि प्राकृतिक आपत्ति है, ये पुरानी उखान है कि बिना दयु के बरसे और बिना महतारी के परसे बोध नहीं लगता। तो किसान प्रताड़ित तो है, पत्नी परस्ती है तो नहीं लगता। मेरी बात सुने, आप विषय तो पूरा कर लेने से मैं आपसे विनती पूर्वक कह रहा हूँ, ये सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, आप कह रहे हो हम पिट रहे हैं नेचर के माध्यम से, पर पिछले 10 वर्ष में इस सरकार ने काफी कुछ, सिरोठे जी ने बता दिया है, इस सरकार ने 0% ब्याज के बाद, अब ले जाओ दे जाओ के बाद 10%, 1 लाख रुपए ले जाओ, 90,000 रुपए दे जाओ, खेती के लिए। तिवारी जी हम थोड़ा जितने काम, तिवारी जी रोकेंगे, एक दर्शक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं सीधे, शिवपुरी से राम प्रकाश जी। राम प्रकाश जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें, संक्षेप में करें। मेरा ये सवाल है जी कि ये जो बरसात जब खत्म होती है तो छोटे छोटे तालाब नहीं भरते हैं, नदी नालों का पानी बह जाता है। पिछले 3 वर्ष से ये काम बिल्कुल बंद पड़ा है, और ये घोषणा की है कि किसान को अगर किसान को इकाई माला है, पंचायत को इकाई माला है, हल्के को इकाई माला है, तो क्या ये सूखे में 10 दिन बाद को बुरी हालत होने वाली है? तो कम से कम पानी जो भरा है उसको तो रोका जाए। जी बिल्कुल, ये भी हम उत्तर लेंगे तिवारी से। हमारे साथ एक और दर्शक है बैकुंठ से, इकराम। इकराम जी आपका स्वागत है। विक्रांत आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी सर, गुफरान जी विक्रांत जी। हाँ सर, ये सर सिर्फ सर दोनों प्रदेश के हैं मुखिया, ये सब सिर्फ सर ये मुंगेरी लाल के सपने की तरह, हसीन सपने की तरह कितने और साल तक दिखाएंगे? जी ये पानी के लिए बोलते हैं, पानी तो मिलता है, सिर्फ ये अपने यूज के लिए। सवाल आपका यहाँ समझ में नहीं आया हमें। सर ये दोनों प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें सिर्फ हसीन सपना दिखा रहे हैं जी। पानी के मौसम में पानी बोलते हैं, ओला वर्षा तो ओला बोलते हैं, इनका सुचारू रूप से कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सपने दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये उत्तर हम तिवारी से लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है शहडोल से, धीरज जी आप अपना सवाल करें। हम तीनों दर्शकों का उत्तर हम अपने अतिथियों से लेंगे। धीरज जी स्वागत है। त्रिपाठी जी नमस्ते। जी त्रिपाठी जी, अभी आपने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जी हैं, उनका वक्तव्य सुनवाया था जी। वो वक्तव्य में कृषि मंत्री जी बोल रहे थे कि पूर्व में पानी गिरा, पश्चिम में पानी गिरा, पश्चिम में ज्यादा पानी गिरा, पूर्व में गिरा, कुछ बीच बुंदेलखंड की बात जब आई तो बोल रहे थे कि बुंदेलखंड को छोड़ दो जी। तो मैं तिवारी जी से जानना चाहता हूँ कि क्योंकि बुंदेलखंड में मैं बताते मैं निवास करता हूँ जैसी नगर में, तो यहाँ की ये पोजीशन है कि पानी इतना कम गिरा है कि फसल सूखने की पोजीशन में जी। तो मैं तिवारी जी से जानना चाहता हूँ, तिवारी जी विधायक जी बैठे हैं। हाँ सवाल तो करें आप। सवाल ये है कि मंत्री जी ने ये क्यों कहा कि बुंदेलखंड को छोड़ दो? जी तिवारी जी, आप तिवारी जी सुनते रहिएगा। हम शर्मा जी के पास चलते हैं थोड़ा सा। हमारे साथ एक और दर्शक है, हम चाहेंगे कि इन चारों दर्शकों के बाद हम मनगवा रीवा से एक हमारे साथ दर्शक है सतेन जी। सतेन जी स्वागत है, अपना संक्षेप में सवाल करें, समय कम है। जी मैं विधायक जी से बात कर रहा हूँ, शंकर लाल जी से। जी अगर केंद्र सरकार अगर हमें कोई भी नहीं देती, एक भी पैसे नहीं देती, न राज्य सरकार देती, तो क्या विधायक ने हर अपने विधानसभा क्षेत्र को ये देंगे किसानों के लिए? मैं ही उत्तर दे देता हूँ। विधायक जी कहते हैं विधायक निधि से अगर ये सब किसानों को देने लगे तो इनके पास पूरी प्रॉपर्टी कितनी है शंकर जी, वो सब बेच देंगे तो भी नहीं दे पाएंगे। जी फिर भी हम आपका उत्तर तिवारी से जरूर लेंगे। शर्मा जी, आप एक बड़े किसान नेता हैं, आपने काफी इसमें आंदोलन किया है, अकेले मध्य प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ में अभी हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री ने जो सवाल उठाए, जो ब्रजमोहन जी ने उत्तर दिए, मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी अपनी जो भी आपका जवाब है वो दे। और जो तिवारी जी ने कहा है बीमा कंपनियों को लेकर के, उसकी वास्तविकता क्या है? देखिए मैं 3 बातें थोड़ा समय लूंगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा जी। कि जहां तक बीमा का सवाल है, आदरणीय तिवारी जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। बीमा प्रारंभ हुआ था वाजपेयी जी की सरकार के समय में, उनकी बहुत अच्छी योजना थी ये बीमा की जी।
कांग्रेस सरकार का इसमें कोई लेन देन नहीं था। उसी समय से ये जिला इकाई तहसील इकाई का मुद्दा था। हम लोग आंदोलन करते गए तो अभी भी ये पूरी ग्राम इकाई है, व्यक्ति से नहीं हो पाया है, जो कि अभी तक हमारी मांग पेंडिंग है। इस सरकार ने इस बीमा में अभी एक भी संशोधन नहीं किया है। भोपाल में एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी कार्यशाला, जिसमें कुछ प्लान बना है, परंतु अभी तक इस दिशा में कुछ चीज हो नहीं पाई है। ये तो प्रयासरत हैं, पर अभी इसमें परिवर्तन नहीं है। और ये प्रयास रहेगा ये भी? अब ये प्रयास सरकार का है, 5 साल हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है जी। अब रहा सवाल कि केंद्र सरकार का, जैसे हमारे पत्रकार वरिष्ठ बैठे हुए हैं, इशारा किया उन्होंने हल्का सा केंद्र की ओर, तो मैं वहां इशारा कर रहा हूं कि केंद्र सरकार ने अभी जो भी निर्णय अल्प समय में लिए हैं, किसान हित में एक भी निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लिया है जी। मगर 22 निर्णय लिए हैं जो किसान विरोधी हैं। मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा, समय आपके पास कम है जी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कपास उत्पादक किसानों की आत्महत्या 1.5 लाख है पूरे देश में जी। 18 बार केंद्र सरकार ने 1.25 साल में रोक लगाई है कपास पर, निर्यात पर रोक लगाई है, जिसकी वजह से कपास के दाम बहुत नीचे गिर गए, जिसके कारण 1.25 लाख किसानों ने सुसाइड किया है। क्यों निर्यात पर रोक लगाई? निर्यात पर रोक लगाने से कपास के दाम गिर जाते हैं और बिचौलियों को लाभ होता है, इसमें व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का मामला होता है, इसमें किसान को घाटा होता है। अगर कोई चीज निर्यात होगी तो किसान का दाम बढ़ेगा जी। 18 बार मेरे पास 18 लेटर हैं केंद्र सरकार के जी। गेहूं के निर्यात पर रोक है 2008 से, जो कांग्रेस ने लगाई जी। और चावल के, वो आज तक निर्यात पर रोक लगी हुई है, जिसके कारण इस सरकार ने भी निर्यात नहीं खोला। उसके कारण गेहूं के दाम मध्य भारत में बहुत कम है, मार्केट कम है सपोर्ट प्राइस के अंदर। जैसे ये सरकार आई, आते ही साथ इन्होंने धान पर जो सपोर्ट प्राइस पर जो बोनस मिलता था वो बंद किया, गेहूं पर बंद किया। ये 3 बड़े निर्णय हुए। इसके बाद में यूपी ऐसा जिला है जहां 27 जिलों में आलू बड़ी संख्या में पैदा होता है। पूरे देश में करीब 150 जिलों में पैदा होता है। 15 लाख मैट्रिक टन आलू हमने बुलवाया बाहर से, जिसके कारण हमारे देश के किसानों ने आलू खोदना बंद कर दिया, क्योंकि खुदाई उसकी महंगी पड़ रही थी। इसलिए आलू पूरा सड़ गया और किसान कर्ज में दब गया। उसके कारण कई किसानों ने आत्महत्या की। इसके बाद हमने दाल का आयात किया। थोड़ा संक्षेप में शर्मा जी। हाँ जी, मैं संक्षेप में कर रहा हूं। दाल का आयात किया। ऑस्ट्रेलिया से गेहूं हमने बुलवाया 45 लाख मैट्रिक टन। लैंड बिल किसान के खिलाफ आया, लैंड यूटिलिटी एक्ट किसान के खिलाफ आया। गन्ने के दाम कम हो गए मध्य प्रदेश में। गन्ने की मिलों ने 150 रुपए का बोर्ड लगा दिया है। हरियाणा में 300 रुपया गन्ने के दाम है। आज तक केंद्र सरकार ने एक भी घोषणा किसान हित में नहीं की है। शर्मा जी, हम चाहेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पे आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, ये तो केंद्र का विषय आया था कि केंद्र ने क्या किया जी। अब सवाल ये है कि आपने कहा था कि सीमित साधनों में कम पैसे में राज्य सरकार है, केंद्र से पैसा नहीं मिल पा रहा है, सहयोग नहीं हो पा रहा है। तबकि दोनों ही सरकारें एक दल की हैं, दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वहां दिक्कत है, पहले ही दिक्कत थी कि भाई यहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार है। जनता ने कहा चलो दोनों एक ही पार्टी की कर दो। अब क्या समस्या है? अब सरकार क्या कर सकती है बगैर केंद्र के सहयोग के? तो बगैर केंद्र के सहयोग के सरकार बहुत सी चीजें किसानों को पहुंचा सकती है जी। वो सरकार इमीडिएट सर्वे कराए तत्काल प्रभाव से जी। खाद पर मध्य प्रदेश में अच्छा भारी टैक्स है जी। खाद पर टैक्स को माफ कर दे, कीटनाशक पर टैक्स को माफ कर दे। जो 1% वेट टैक्स लगता है भारत में कहीं नहीं लगता, केवल एंटी टैक्स एमपी में लगता है। तो जितने भी कृषि उत्पादन हैं, जो खाद है, बीज है, कीटनाशक है, कृषि उपकरण है, इन पर तमाम टैक्स को कम कर सकते हैं। मंडी टैक्स को कम कर सकते हैं। बिजली के बिलों में कमी कर सकते हैं। कर्जे की वसूली बड़ी ताकत के साथ चल रही है। किसानों के ट्रैक्टर खिंच रहे हैं, नीलाम हो रहे हैं, और कर्ज वसूली को रोक सकते हैं। यानी राज्य सरकार के पास भी बगैर पैसा खर्च किए बहुत सारी सुविधाएं राज्य सरकार दे सकती है, मगर वो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सवाल मंशा का है जी जी।
तो हमारा तिवारी जी, हम चाहेंगे कि शर्मा जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर हम संक्षेप में उत्तर जाएंगे, लेकिन हमारे साथ दर्शक हैं कुछ, उनके मैं सवाल ले लूं पहले। जी, सिलवानी से हमारे साथ हैं राकेश जी, आपका स्वागत है। राकेश जी, संक्षेप में सवाल करें, हमारा समय समाप्त हो रहा है। हाँ सर, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप ये आपका चैनल किसानों का मुद्दा उठाता है सर, इसके लिए जी धन्यवाद आपको। जी तो दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने आज एमपी में जो बीमा कंपनी जो काम कर रही हैं, यदि बीमा क्लेम की राशि नहीं देती हैं, तो जो बीमा कंपनी दूसरे प्रदेशों में जिनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, उनको ये काम मतलब एमपी में नहीं देना चाहिए उनको काम। बिल्कुल, यहाँ भी ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। मैं तिवारी से इसका उत्तर लूंगा, अगर तिवारी जी बोलेंगे तो मैं उन कंपनियों का नाम भी बता दूंगा जो बाहर ब्लैक लिस्टेड है और यहाँ काम कर रही। हमारे साथ दमोह से एक और दर्शक है, धर्मेंद्र जी आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। लगता है धर्मेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ दमोह से एक और दर्शक जुड़ गए हैं, दीपक जी। दीपक आपका स्वागत है और संक्षेप में सवाल करें। हाँ जी, मैं शंकरलाल तिवारी से पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन पिछले जब फसल नष्ट हुई थी तब उसका बीमे का पैसा हम लोगों का कोऑपरेटिव बैंक में जमा हुआ, लेकिन दमोह कोऑपरेटिव बैंक में जिसमें बीजेपी का अध्यक्ष है, वो उनके द्वारा हम लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसका पैसा अगले साल आपके ऋण में समायोजित किया जाएगा, जबकि मेरा ऋण चुकता है इस साल का पूरा। जी तो ऐसा क्यों? जी बिल्कुल सही आपने सवाल किया है तिवारी जी, चूंकि दमोह का मामला है, हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते हो, लेकिन तिवारी जी बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि जो मुआवजा दिया भी गया है तो ऋण में समायोजित हो रहा है। प्लस शर्मा जी ने बहुत सारे सवाल उठाए। जी सबसे पहले उस बंधु को एक बात का कहना है, बुंदेलखंड के बात पर जो कृषि मंत्री और उन्हें कष्ट हुआ, नहीं बुंदेलखंड की धरती और अपने लिए चंदन है, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय उसका संदर्भ मंत्री जी का मुझे जो लगा वो ये था कि बुंदेलखंड में सच में अवर्षा की स्थिति मैंने कुछ ज्यादा ही प्रभावकारी है, और इसलिए उन्होंने इस भाव से कहा कि वहाँ की बात न करें, वहाँ की स्थिति अलग है, उसकी चिंता अलग से जो जरूरी है। अगर अनुमति दे तो आपके सतना से एक दर्शक है हमारे साथ जो आपसे सवाल करना चाह रहा है। जी हेलो जी, ताम्रकार जी स्वागत है, अपना सवाल करें। जी, मेरा विधायक जी से क्वेश्चन है तो छोटा सा। जी, सतना में विधायक जी पानी नहीं गिर रहा है जी, सूखा पड़ रहा है जी। विधायक जी आप गरीबों के नेता हैं जी, अरे आप सवाल करें ना, आगे भूमिका न बनाए, हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। जी जी, किसानों के नेता हैं जी, आप सरकार से क्या पैकेज ला रहे हैं? जी, आपसे आपके बगल में कोई आपको बता रहा है, लगता है वो बोलता है, फिर आप आगे बोलते हैं। तिवारी समझ गए होंगे, मैं तो आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। जी तिवारी जी अगर समझ गए हो, आपके क्षेत्र के आप उत्तर दे दीजिए। निश्चित रूप से सतना में भी अवर्षा की स्थिति है जी, उस तहसीलों में तो बहुत अधिक है। नहीं, आप क्या कर रहे हो? और उस संबंध में मैंने आपको बताया कि मेरे को करने की दृष्टि से प्रतिदिन की मॉनिटरिंग, मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री का दफ्तर, कृषि मंत्री, हम सब लोग नजर रखे हुए हैं। आज थोड़ी सा मुश्किल से आधा घंटा सतना में पानी बरसा है, परसों रात को बरसा है, पर मैं इन परिस्थितियों में इतनी कहना चाहता हूँ इन बंधु को कि सरकार, अभी मंत्री जी ने कहा कि हम तहसीलवार सर्वे हमारा जारी है, मानी शर्मा जी कह रहे थे सर्वे होना चाहिए, सर्वे का काम प्रारंभ है, और जैसे ही 5-7 दिन बाद मुख्यमंत्री जी के यहाँ जवाबदार लोगों की कृषि से संबंधित। तिवारी जी, यहाँ 2-3 सवाल जो बड़े गंभीर सवाल आए थे वो जानना है, जो शर्मा जी ने उठाए कि जो नीतिगत निर्णय हुए हैं उसके कारण किसान बेहाल है। कई जगह उन्होंने बताया टैक्स जहां नहीं लगना चाहिए, कीटनाशक से लेकर कई बातें बताई। दूसरा, एक हमारे दर्शक ने कहा था कि ब्लैक लिस्टेड बीमा कंपनियां हैं, वो बीमा कंपनियां हमारे यहाँ जारी है, दूसरे स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है। तीसरा, एक और सबसे बड़ा अहम सवाल ये था कि जो आपने मुआवजा दिया है उसने, अगर किसान ने ऋण लिया हुआ है तो उसमें समायोजित हो गया, तो उसके पास तो खाने का भी पैसा नहीं। ऐसी जो बातें हैं उनमें हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में उत्तर दें, या आप नहीं दे सकते हैं तो क्या आप सरकार से इन मुद्दों को लेकर के आप मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे? देखिए, मेरा इसमें कहना है कि ये जो बात आई समायोजन की, ये कोऑपरेटिव बैंक का है, वो सरकारी संस्थाएं हैं, अर्धशासकीय संस्थाएं हैं, वहाँ क्या निर्णय किया, पर
उस अभी उन बंधु ने बताया कि मेरा तो भैया कर्जा ही चुकती है और इसलिए मेरा क्या समायोजन करोगे, मेरा जो है मुझे दे दो। मैंने भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार की बात कहाँ से आ गई त्रिपाठी जी? इसमें अगर मैनेजर को वो कुछ पैसा बैंक में जमा है, अगर 2 पैसे की भी ब्याज आएगी नहीं तो फिर क्यों नहीं मिल रहा, फिर क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, पर भ्रष्टाचार की जो बात नहीं, उस किसान को क्यों नहीं मिल रहा? बोल रहा किसान बता हो गया कि अब वो बैंक का जो डायरेक्टर ग्रुप है, चेयरमैन जो है वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने किन परिस्थितियों में समायोजन की बात करी? परिस्थितियां बता रहे ना, देन लेन नहीं हुआ, इस कारण परिस्थितियां बन गई। नहीं, समायोजित करने की बात कही है, कैश पेमेंट के बजाय समायोजित कर लेंगे। उनके द्वारा जो ऋण लिया गया है उस ऋण को चुकती मान लिया जाएगा और नगद जमा करना है खाद बीज का पैसा बैंक में जाके। तो यदि आप बैंक तक भी न जाओ और आपका पैसा सरकार ने जो भेजा है उससे जमा हो जाए, तो मैं सोचता हूँ कोई इसमें बड़ी न भ्रष्टाचार है न कोई बड़ी आपत्ति की बात। चलिए, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है तिवारी जी, आपने फिर घुमा दिया। हम जानना चाहेंगे राजेश जी, आपने उस प्रश्न को सुना होगा और जो शर्मा जी ने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं और जो तिवारी जी ने उत्तर दिया है, हम चाहेंगे संक्षेप में आपकी टिप्पणी की अपनी मर्यादाएं सत्तारूढ़ दल के विधायक होने के नाते। शिव कुमार शर्मा जी बहुत अच्छे प्रभावी किसान नेता हैं, उन्होंने अपनी बात कही, मैं उसको भी नहीं कहूँगा। लेकिन अगर हमें ये समझना है कि सरकार का, ये भी उनको इस बात में कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के लिए करना चाहते, क्योंकि वो खुद भी उन्होंने अपने खेतों में हल चलाया, खुदाई की है। मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 2 मंत्रियों की बात सुनाई, कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ ब्रजमोहन अग्रवाल और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने जो आपको बातें सामने रखी, उसमें साफ दिखता था कि उन्होंने पूरी चिंता से और पूरी स्टडी करके रखी है कि वहाँ की छत्तीसगढ़ में कृषि के हालात क्या है और उनका प्लान क्या है। लेकिन मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री को सुन के ऐसा लग रहा था कि वो केवल बालाघाट, सिवनी और नरसिंहपुर जिले के प्रभारी यहाँ मंत्री है, बस उस इलाके की ही उनको कृषि मंत्री के नाते समझ है। उनको पूरे प्रदेश की स्थिति का अंदाजा नहीं है। उनको ये नहीं पता कि बुंदेलखंड में कितने भयावह हालात हैं और बिंदे में कितने खराब हालात हैं। उनने उसकी चर्चा तक नहीं की। उन्होंने कहा वहाँ उज्जैन में और वहाँ पानी ज्यादा गिरा, लेकिन इन कृषि मंत्री के नाते इनको ये भी समझना पड़ेगा कि पानी गिर रहा है वो कैसा गिर रहा है। जो मालवा में पानी गिरा है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, वो पानी इकट्ठा गिर गया है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। वो पैसा पानी नहीं गिर रहा है जो खेती के लिए नहीं, हाँ, जो खेती के लिए जो पानी होता है, जो लगातार पानी गिरता है धीरे धीरे रिमझिम फुहारों वाला, जिसको जमीन सोखती है, वो पानी गिरने का ट्रेंड खत्म हो चुका है। इसके निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये कोई बात नहीं की ना। उनको ये है कि हमें इसके लिए अभी सबसे बड़ी एक दर्शक ने शायद बात की थी कि सारे अब स्टॉप डैम में जब दिख रहा है कि पानी नहीं रहने वाला, ये 4-5 दिन में जितना पानी गिर जाएगा उतना गिरेगा, लेकिन उससे जो बैकलॉग है जो हो चुका है वर्षा का, वो पूरा नहीं होने वाला। क्योंकि मानसून विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मानसून की विदाई इस बार उसकी शेड्यूल टाइम है उससे पहले होने वाली है, तो हमें पहले से ही पानी रोक लेना चाहिए। ये काम हमें तुरंत करना चाहिए। जो हम 15 सितंबर के बाद जो गेट लगाते हैं स्टॉप डैम में, उनको पहले से लगाना शुरू कर देना चाहिए। बाकी जब 4-5 दिन का पानी है, इसके बाद मुझे लगता है कि इससे जितनी स्थिति संवर जाए, लेकिन रबी के समय जो है हालात बहुत खराब होने वाले हैं और वो एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र, कृषि जो है बहुत बड़ा मध्य प्रदेश के विकास का एक बहुत बड़ा पैमाना होता है और वो बहुत खतरनाक संकेत हमें देखने को मिल रहा है। जी शर्मा जी, हम चलते चलते हम आपसे बहुत संक्षेप में ये जो स्थिति बन रही है उसके लिए हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि किसानों के लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं। देखिए, सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी सरकार हो, किसान हितैषी अभी तक नहीं दिखाई दी है। किसानों को अपने बूते पर, अपने बल पर धैर्य धारण करके संकटों का मुसीबत करना है और संघर्ष करना है, यही मैं कहूंगा। केवल 1-2-3 बातें और मुझे बोलना थी कि जो क्रेडिट कार्ड किसानों का है उसका 4% से 7% बिल हो गया है। वो जो 3 लाख से ऊपर लेगा वो 14% कर दिया है ब्याज की दर भी। तो ब्याज की दर भी हमारी किसानों की बढ़ा दी गई है, रिकवरी भी हो रही है। तो राहत किसान को कहीं से नहीं है। 20 जनवरी को केंद्र सरकार ने शपथ पत्र दिया सर्वोच्च न्यायालय में। भाजपा के घोषणा पत्र में है कि हम 1.5 गुना दाम देंगे फसल की लागत का, और उस शपथ पत्र में कहा है कि हम 1.5 गुना दाम देने में असमर्थ हैं। जी आपने अपना जी तिवारी जी, हम चाहेंगे कि आप भी बहुत संक्षेप में जो हमारे दर्शक हैं। जवाब तो समय पर अभी
दिल्ली की सरकार कोई बने इतना कम सम हुआ। और प्रदेश की सरकार ने पिछले निर्णयों में किसानों के हित में जो कल्याणकारी घोषणाएं करी हैं और जिस ढंग से सिंचाई का रकबा, बिजली का संसाधन, शून्य में ब्याज, ये सब हुआ है, इसकी चर्चा न करके मैं कुल एक बात कहना चाहता हूँ कि हम वचनबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं, हम संकल्पबद्ध हैं। प्रदेश के अंदर, राज्य के अंदर एक भी किसान के ऊपर जो तकलीफें आएंगी, उन तकलीफों के साथ प्रदेश की सरकार ने पहली बार अगर किसी ने संशोधन किया मुआवजे, फिर आप उधर चले गए, हम तो वो प्रदेश की सरकार ने किया। नहीं तो 250 रुपए मिलते थे, आज पुनः रिवाइज किया गया है मुआवजे की दर। मैं आपको प्रदेश के किसानों को विनती पूर्वक कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आप पूरे मनोबल के साथ और इस प्राकृतिक विपत्ति का मुकाबला करें। आप फिर से उठ खड़े हों